भी मौजूद हैं कि व्यापार के साथ सत्य का मेल नहीं बैठ सकता। वे व्यापार को व्यवहार कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं और दलील ये देते हैं कि व्यवहार एक चीज है, धर्म दूसरी। उनका ये विश्वास है कि व्यवहार में शुद्ध सत्य चल ही नहीं सकता। अपने भाषण में मैंने इस स्थिति का डटकर विरोध किया और व्यापारियों को उनके दोहरे कर्तव्य का स्मरण करवाया। परदेश में आने से उनकी जिम्मेदारी देश की अपेक्षा अधिक हो गई है, क्योंकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों के रहन सहन से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नापा तौला जाता है। अंग्रेजों के रहन सहन की तुलना में हमारा रहन सहन गंदा है, इसे मैं देख चुका था। मैंने इसकी ओर भी उनका ध्यान खींचा। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, सिंधी, कच्छी, सूरती आदि भेदों को भुला देने पर जोर दिया। अंत में मैंने ये सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए, और ये सूचित किया कि मुझे जितना समय लगेगा उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन के दूंगा। मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरे भाषण के बाद चर्चा हुई। कईयों ने मुझे तथ्यों की जानकारी देने के लिए कहा। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने देखा कि इस सभा में अंग्रेजी जानने वाले कुछ ही लोग थे। मुझे लगा कि ऐसे परदेश में अंग्रेजी का ज्ञान हो तो अच्छा है, इसलिए मैंने सलाह दी कि जिन्हें फुर्सत हो वे अंग्रेजी सीख लें। मैंने ये भी कहा कि उम्र अधिक हो जाने पर भी पढ़ा जा सकता है, और इस प्रकार पढ़ने वालों के उदाहरण भी दिए। और कोई क्लास खुले तो उसे, अथवा छुटपुट पढ़ने वाले हों तो उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर ले ली। क्लास तो नहीं खुली, पर 3 आदमी अपनी सुविधा से और उनके घर जाकर पढ़ाने की शर्त पर पढ़ने के लिए तैयार हुए। इनमें 2 मुसलमान थे, 2 में से एक हज्जाम था और एक कारकुन था। एक हिंदू छोटा दुकानदार था। मैंने सबकी बात मान ली। पढ़ाने की अपनी शक्ति के विषय में तो मुझे कोई अविश्वास था ही नहीं। मेरे शिष्यों को थका माने तो वे थके कहे जा सकते थे, पर मैं नहीं थकता। कभी ऐसा भी होता कि मैं उनके घर जाता और उन्हें फुर्सत ना होती, पर मैंने धीरज ना छोड़ा। इनमें से किसी को अंग्रेजी का गहरा अध्ययन तो करना ना था, पर दोनों ने लगभग 8 महीनों में अच्छी प्रगति कर ली, ऐसा कहा जा सकता है। दोनों हिसाब किताब रखना और साधारण पत्र व्यवहार करना सीख गए। हज्जाम को तो अपने ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकने लायक ही अंग्रेजी सीखनी थी। 2 व्यक्तियों ने अपनी इस पढ़ाई के कारण ठीक ठाक कमाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। सभा के परिणाम से मुझे संतोष हुआ। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। यह सभा न्यूनाधिक नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। नतीजा यह हुआ कि प्रिटोरिया में शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी रहा होगा जिसे मैं पहचानने न लगा हूं, अथवा जिसकी स्थिति से मैं परिचित न हो गया हूं। हिंदुस्तानियों की स्थिति का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह रहा कि मुझे प्रिटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचय करने की इच्छा हुई। मैं मिस्टर जेकब्स ड्यूवेट से मिला। उनकी सहानुभूति हिंदुस्तानियों के साथ थी। उनका प्रभाव कम था, फिर भी उन्होंने यथासंभव सहायता करने और कभी भी आकर मिल जाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप ये पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली, क्योंकि किसने अच्छे कपड़े पहने हैं इसका निर्णय तो स्टेशन मास्टर को ही करना था ना। ब्रिटिश एजेंट ने हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। उनसे मुझे पता चला ऑरेंज फ्री स्टेट से हिंदुस्तानियों को किस निर्दयता के साथ निकाल बाहर किया गया था। सारांश ये कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहरा अध्ययन मैं प्रिटोरिया में कर सका। इस अध्ययन का आगे चलकर मेरे लिए पूरा उपयोग होने वाला है, इसकी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी। मुझे तो 1 साल के अंत में अथवा मुकदमा पहले समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही स्वदेश लौट जाना था, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की स्थिति का पूरा चित्र देने का यह स्थान नहीं था। उसकी जानकारी चाहने वालों को दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पढ़ना चाहिए, पर यहाँ उसकी रूपरेखा देना आवश्यक है। ऑरेंज फ्री स्टेट में तो एक कानून बनाकर सन 1888 में या उससे पहले हिंदुस्तानियों के सब हक छीन लिए गए थे। यहाँ हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ होटल में वेटर के रूप में काम करने या ऐसी कोई दूसरी मजदूरी करने की गुंजाइश रह गई थी। जो व्यापारी हिंदुस्तानी थे उन्हें नाम मात्र का मुआवजा देकर निकाल दिया गया था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने अर्जियां वगैरह भेजी, पर वहां उनकी आवाज कौन सुनता। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक बड़ा कानून बना। 1886 में उसमें कुछ सुधार हुआ। उसके फलस्वरूप ये तय हुआ कि हर हिंदुस्तानी को प्रवेश फीस के रूप में 3 पाउंड जमा कराने होंगे। उनके लिए अलग छोड़ी गई जगह में ही वे जमीन मालिक हो सकते थे, पर वहां भी उन्हें व्यवहार में जमीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो खास एशियाई लोगों के लिए बने कानून थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों पर लागू होते थे वे भी एशियाई लोगों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोगों को सड़क की पटरी यानी फुटपाथ पर चलने का अधिकार नहीं था, और रात 9 बजे के बाद वे बिना आज्ञा पत्र के बाहर नहीं निकल सकते थे। इस अंतिम कानून का अमल हिंदुस्तानियों पर न्यूनाधिक प्रमाण में होता था। जिनकी गिनती अरबों में होती थी वे बतौर मेहरबानी के इस नियम से मुक्त समझे जाते थे। मतलब ये कि इस तरह की राहत देना पुलिस की मर्जी पर रहता था। इन नियमों का प्रभाव स्वयं मुझ पर क्या पड़ेगा इसकी जांच मुझे करानी पड़ी थी। मैं अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ रात को घूमने जाया करता था।
कभी कभी घर पहुंचने में 10 बज जाते, इसलिए पुलिस मुझे पकड़े तो ये डर जितना मुझे था उससे अधिक मिस्टर कोट्स को था। अपने हबशियों को तो वे ही आज्ञा पत्र देते थे, लेकिन मुझे आज्ञा पत्र कैसे दे सकते थे? मालिक सिर्फ अपने नौकर को ही आज्ञा पत्र देने का अधिकारी था। मैं लेना चाहूं और मिस्टर कोट्स देने को तैयार हो जाएं तो वो नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वैसा करना विश्वासघात माना जाता। इसलिए मिस्टर कोट्स या उनके कोई मित्र मुझे वहां के सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए। हम दोनों एक ही इन के बैरिस्टर निकले। उन्हें यह बात असह्य जान पड़ी कि रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे आज्ञा पत्र लेना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे आज्ञा पत्र देने के बदले उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया। उसका आशय यह था कि मैं जिस समय जहां चाहे जाऊं, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलता था। कभी उसका उपयोग करना नहीं पड़ा, लेकिन इसे तो केवल संयोग ही समझना चाहिए। डॉक्टर क्राउले ने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मैं कह सकता हूं कि हमारे बीच में मित्रता हो गई थी। मैं कभी कभी उनके यहां जाने लगा। उनके माध्यम से उनके अधिक प्रसिद्ध भाई के साथ मेरी पहचान हुई। वे जोहानिसबर्ग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त हुए थे। उन पर बोअर युद्ध के समय अंग्रेज अधिकारी का खून कराने का षड्यंत्र रचने के लिए मुकदमा चला था और उन्हें 7 साल के कारावास का दंड मिला था। बेंचरों ने उसकी सनद भी छीन ली थी। लड़ाई समाप्त होने पर डॉक्टर क्राउजे जेल से छूटे, सम्मानपूर्वक ट्रांसवाल की अदालत में फिर से प्रविष्ट हुए और अपने धंधे में लगे। बाद में ये संबंध मेरे लिए सार्वजनिक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हुए और मेरे कई सार्वजनिक काम इनके कारण आसान हो गए थे। पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करता था। इस मोहल्ले में प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। यह घर सब तरह के आडंबरों से रहित था। इसके चारों ओर कोई अहाता न था। आसपास के दूसरे घरों में और इसमें कोई फर्क मालूम न होता था। प्रिटोरिया में कई लखपतियों के घर इसकी तुलना में बहुत बड़े, शानदार और अहाते वाले थे। प्रेसिडेंट की सादगी प्रसिद्ध थी। घर के सामने पहरा देने वाले संतरी को देखकर ही पता चलता था कि यह किसी अधिकारी का घर है। मैं प्रायः हमेशा ही इस सिपाही के बिल्कुल पास से होकर निकलता था, पर वो मुझे कुछ न कहता था। सिपाही समय समय पर बदला करते थे। एक बार एक सिपाही ने बिना चेतावनी दिए पटरी से उतर जाने को कहा। मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। मैं तो गहरी सोच में पड़ गया। लात मारने का कारण पूछने से पहले ही मिस्टर कोट्स ने, जो उसी समय घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे, मुझे पुकारा और कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। आप मुकदमा चलाना चाहें तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप पर इस तरह हमला किया गया। मैंने कहा, इसमें खेद का कोई कारण नहीं है। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए काले काले सब एक सही हैं। वो हबशियों को इस तरह पटरी पर से उतारता होगा, इसलिए उसने मुझे भी धक्का मारा। मैंने तो नियम ही बना लिया है, मुझ पर जो भी बीतेगी उसके लिए मैं कभी अदालत में नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। ये तो आपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही बात कही है, पर आप इस पर फिर से सोचिए। ऐसे आदमी को कुछ सबक तो देना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उस सिपाही से बात की और उसे उलाहना दिया। मैं सारी बात तो समझ ना सका। सिपाही डच था और उसके साथ उनकी बातें डच भाषा में हुई। सिपाही ने मुझसे माफी मांगी। मैं तो उसे पहले ही माफ कर चुका था, लेकिन उस दिन से मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाही को इस घटना का क्या पता होगा? मैं खुद ही ऐसा करके फिर से लात किस लिए खाऊं? इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। इस घटना ने प्रवासी भारतीयों के प्रति मेरी भावना को अधिक तीव्र बना दिया। इन कायदों के बारे में ब्रिटिश एजेंट से चर्चा करके प्रसंग आने पर इसके लिए एक टेस्ट केस चलाने की बात मैंने हिंदुस्तानियों से की। इस तरह मैंने हिंदुस्तानियों की दुर्दशा का ज्ञान पढ़कर, सुनकर और अनुभव करके प्राप्त किया। मैंने देखा कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। ये स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, इसके विचार में मेरा मन ज्यादातर व्यस्त रहने लगा। किंतु अभी मेरा मुख्य धर्म तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को ही संभालने का था। प्रिटोरिया में मुझे जो 1 वर्ष मिला, वो मेरे जीवन का अमूल्य वर्ष था। सार्वजनिक काम करने की अपनी शक्ति का कुछ अंदाजा मुझे यहाँ हुआ। उसे सीखने का अवसर यही मिला। मेरी धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी और कहना होगा कि सच्ची वकालत भी मैं यहीं सीखा। नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टर के दफ्तर में रहकर जो बातें सीखता है, सो मैं यहीं सीख सका। यहाँ मुझ में यह विश्वास पैदा हुआ कि वकील के नाते मैं बिल्कुल नालायक नहीं रहूंगा। वकील बनने की कुंजी भी यहीं मेरे हाथ लगी। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा न था। 40,000 पाउंड का यानी 6 लाख रुपयों का दावा था। दावा व्यापार के सिलसिले में था, इसलिए उसमें बही खाते की गुत्थियां बहुत थीं। दावे का आधार कुछ तो प्रोमिसरी नोट पर और कुछ प्रोमिसरी नोट लिख देने के वचन पलवाने पर था। बचाव यह था कि प्रोमिसरी नोट धोखा देकर लिखवाए गए थे और उनका पूरा मुआवजा नहीं मिला था। इसमें तथ्य और कानून की गलतियां काफी थीं। बही खाते की उलझनें भी बहुत थीं। दोनों पक्षों ने अच्छे से अच्छे कानूनी सलाहकार और बैरिस्टर किए थे, इसलिए मुझे उन दोनों के काम का अनुभव मिला। वकील के लिए वादी का तथ्य संग्रह करने का सारा बोझ मुझ पर था। उसमें से वकील कितना रखता है और उसके द्वारा तैयार ब्रीफ का कितने हिस्से का उपयोग बैरिस्टर करता है, सो मुझे देखने को मिलता था। मैं समझ गया कि इस केस को तैयार करने में मुझे अपनी ग्रहण शक्ति का और व्यवस्था शक्ति का ठीक अंदाजा हो जाएगा। मैंने केस में पूरी दिलचस्पी ली। मैं उसमें तन्मय हो गया। आगे पीछे के सब कागज पढ़ डाले। मुवक्किल के विश्वास की और उसकी होशियारी की सीमा न थी। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैंने बारीकी से बही खाते का अध्ययन कर लिया। बहुत से पत्र गुजराती में थे, उनका अनुवाद भी मुझे ही करना पड़ता था।
इससे मेरी अनुवाद शक्ति बढ़ी। मैंने कड़ा परिश्रम किया। जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, धार्मिक चर्चा आदि में और सार्वजनिक काम में मुझे खूब दिलचस्पी थी और मैं उसमें समय भी देता था, तो भी वो मेरे लिए गौण हो गया था। मुकदमे की तैयारी को मैं प्रधानता देता था। इसके लिए कानून का या दूसरी पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक होता, तो मैं उसे हमेशा पहले कर लिया करता था। परिणाम ये हुआ कि मुकदमे के तथ्यों पर मुझे इतना प्रभुत्व प्राप्त हो गया जितना कदाचित वादी प्रतिवादी को भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो दोनों के ही कागज पत्र रहते थे। मुझे स्वर्गीय मिस्टर पिंकेट के शब्द याद आए। उनका अधिक समर्थन बाद में दक्षिण अफ्रीका के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर स्वर्गीय मिस्टर लेनर्ड ने एक अवसर पर किया था। मिस्टर पिंकेट का कथन था, तथ्य 3/4 कानून है। एक मुकदमे में मैं जानता था कि न्याय तो मुवक्किल की ओर ही है, पर कानून विरुद्ध जाता दिखा। मैं निराश हो गया और मिस्टर लेनर्ड की सहायता लेने दौड़ा। तथ्य की दृष्टि से केस उन्हें भी मजबूत मालूम हुआ। उन्होंने कहा, गांधी, मैं एक बात सीखा हूं, और वो ये कि अगर हम तथ्यों पर ठीक ठाक अधिकार कर लें तो कानून अपने आप हमारे साथ हो जाएगा। इस मुकदमे के तथ्य हम समझ लें। यूं कहकर उन्होंने मुझे एक बार फिर तथ्यों को पढ़ समझ लेने और बाद में मिलने की सलाह दी। उन्हीं तथ्यों को फिर जांचने पर, उनका मनन करने पर मैंने उन्हें भिन्न रूप में समझा और उनसे संबंध रखने वाले एक पुराने मुकदमे का भी पता चला जो दक्षिण अफ्रीका में चला था। मैं हर्ष विभोर होकर मिस्टर लेनर्ड के यहाँ पहुंचा। वे खुश हुए और बोले, अच्छा, ये मुकदमा हम जरूर जीतेंगे। जरा इसका ध्यान रखना होगा कि मामला किस जज के सामने चलेगा। दादा अब्दुल्ला के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात। सच्चाई पर डटे रहने से कानून अपने आप हमारी सहायता पर आ जाते हैं। मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में यह देख लिया था कि उनका पक्ष मजबूत है, कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष जो आपस में संबंधी हैं और एक ही नगर के निवासी हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सकता था। मुकदमे को लंबा करने में दो में से किसी पक्ष का भी लाभ न होता। इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की सलाह दी। उन्हें अपने वकील से मिलने के लिए कहा। अगर दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला फौरन निपट जाए। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें उनके जैसे बड़े व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतनी चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था। इस बीच आपस में वैर भी बढ़ता ही जा रहा था। मुझे वकालत के धंधे से घृणा हो गई। वकील के नाते तो दोनों वकीलों को अपने अपने मुवक्किल को जीतने के लिए कानून के नुक्ते ही खोज कर देने थे। इस मुकदमे में पहले पहल मैंने ये जाना कि जीतने वालों को भी पूरा खर्च कभी मिल ही नहीं सकता। दूसरे पक्ष से कितना खर्च वसूल किया जा सकता है, इसकी एक मर्यादा होती है, जबकि मुवक्किल का खर्च उससे कहीं अधिक होता है। मुझे यह सब असह्य मालूम हुआ। मैंने तो अनुभव किया कि मेरा धर्म दोनों की मित्रता साधना और दोनों रिश्तेदारों में मेल करा देना है। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। अंततः पंच नियुक्त हुए। उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमे में दादा अब्दुल्ला जीते, पर इतने से मुझे संतोष न हुआ। अगर पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान मोहम्मद इतना रुपया एक साथ दे ही नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का ऐसा एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाएं पर दिवाला ना निकले। तैयब सेठ 37,000 पाउंड एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें ना तो एक दमड़ी कम देनी थी और ना दिवाला ही निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफी लंबी मोहलत दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत पड़ी, उससे अधिक मेहनत ये लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी। दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष की तो सीमा ही ना रही। मैं सच्ची वकालत सीख सका, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य के हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया। आत्मा तो खोई ही नहीं। अब फिर ईसाई मित्रों के साथ अपने संपर्क पर विचार करने का समय आया है। मेरे भविष्य के बारे में मिस्टर बेकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे मुझे वेलिंगटन कन्वेंशन में ले गए। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। ऐसा एक सम्मेलन वेलिंगटन में था। उसके सभापति वहां के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ पादरी रेवरेंड एंड्रू मरे थे। मिस्टर बेकर को यह आशा थी कि इस सम्मेलन में होने वाली जागृति वहां आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि मैं ईसाई बने बिना रह न सकूंगा। फिर मिस्टर बेकर का अंतिम आधार था प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में उन्हें खूब श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि अंतःकरण पूर्वक की गई प्रार्थना को ईश्वर सुनता ही है। प्रार्थना से ही मूलर जैसे व्यक्ति, जो एक प्रसिद्ध श्रद्धालु ईसाई हैं, अपना व्यवहार चलाते हैं।